नॉलेज वर्ड में मैं पुरुषोत्तम गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो मार्क्सवाद के अंतर्गत पहला सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने मार्क्सवाद की थ्योरी पढ़ी है, मार्क्स का जीवन परिचय पढ़ा है, उसकी रचनाएं पढ़ी है, उसके विचारों का आधार पढ़ा है, स्रोत पढ़ा है। अब पहला सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जो पिछला वीडियो लाइव जो वीडियो था उसमें कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से जो मार्क्स की रचनाओं में 2-3 रचनाओं के बारे में मैं बताना भूल गया था। मार्क्सवाद के अंतर्गत जो रचनाएं आती है उसमें ऑन कॉन्ट्राडिक्शन माओ की रचनाएं जो बहुत प्रसिद्ध है, कई सारे एग्जाम्स में आती है। ग्रामशी की बुक द प्रिजन नोटबुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेनिन और स्टालिन की जो बुक्स है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपन इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या? जब हमने मार्क्स की विचारधारा के स्रोत पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक जो प्रक्रिया है वो किससे ग्रहण की थी? हीगल से। और भौतिकवाद को ग्रहण किया था उसने फायर बाख से। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अपनी इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया का वर्णन मार्क्स ने अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी या जर्मन विचार धारा नामक पुस्तक में किया था। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या और ये सिद्धांत मार्क्स को क्यों देना पड़ा? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो मार्क्स इस सिद्धांत के माध्यम से दुनिया में परिवर्तन क्यों होते हैं, विश्व में परिवर्तन क्यों होते हैं, वो बताना चाहता है, उसका तरीका ढूंढना चाहता है। और ये बताता है कि दुनिया में परिवर्तन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया की वजह से होते हैं। साथ ही साथ मार्क्स को यह भी सिद्ध करना था कि क्यों वर्तमान पूंजीवादी अवस्था समाप्त होकर के आगे आने वाले समय में साम्यवादी व्यवस्था आ जाएगी। और उसका तरीका भी मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया में ढूंढ निकाला। तो अब समझते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या। तो दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्वात्मक। देखो, द्वंद्वात्मक क्या होता है? ये शब्द बना है द्वंद्व से। द्वंद्व द्वंद्व कहते हैं दो लोगों या दो तत्वों के मध्य जो संघर्ष होता है उसे द्वंद्व कहते हैं। हम बात करते हैं कुश्ती जो है हमारा एक खेल, उसे द्वंद्व कहते हैं। दो लोगों में आपस में जो संघर्ष होता है, दो तत्वों में आपस में जो संघर्ष होता है उसे कहते हैं द्वंद्व। और मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया किससे सीखी? हीगल से सीखी। तो हीगल इस प्रक्रिया के बारे में क्या कहता है? हीगल कहता है जो विश्व का विकास हुआ है, दुनिया का जो विकास हुआ है वो सीधे रास्ते से ना होकर के टेढ़े मेढ़े तरीके से हुआ है। और टेढ़े मेढ़े तरीके के 3 चरण हीगल बताता है कि 3 चरण है इस विकास क्रम के, जिससे ये विकास होता है। इसको त्रयी नाम देता है। 3 चरण कौन कौन से? वाद, प्रतिवाद और संवाद। ये वाद प्रथम चरण है, प्रतिवाद द्वितीय चरण और संवाद तृतीय चरण। वाद किसी भी वस्तु की आरंभिक अवस्था है। प्रतिवाद इस आरंभिक अवस्था में संघर्ष की वजह से जो दूसरी अवस्था उसकी आती है उसे प्रतिवाद कहा गया है। और वाद और प्रतिवाद के संघर्ष के बाद जो तीसरी स्थिति आती है उसे संवाद कहा गया है। मार्क्स इसे गेहूं के दाने से समझाता है। गेहूं के दाने के उदाहरण से कि आरंभिक अवस्था में जो गेहूं का दाना है वो वाद है, वो आरंभिक अवस्था है। अब ये दाना जब जमीन के अंदर जाएगा, अपने आंतरिक गुणों से संघर्ष करेगा, पर्यावरण से संघर्ष करेगा, जमीन से संघर्ष करेगा,
तो इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इसकी दूसरी अवस्था आएगी, वो आएगी पौधे की। ये पौधा बन जाएगा। फिर पौधा बनने के बाद ये पौधा भी अपने आप में संघर्ष करेगा, प्लस प्रकृति से संघर्ष करेगा, और उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, ये पौधा पक जाएगा, इसका स्वरूप बाली बन जाएगी। तो ये जो बाली और बाली से जो गेहूं है, ये बाली और गेहूं जो है, ये संवाद की स्थिति है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मार्क्स का कहना है इसी से समाज का विकास होता है, दुनिया का विकास होता है। लेकिन मार्क्स के और हीगल के इस प्रक्रिया में अंतर क्या है? हीगल आत्मा को, विचार को इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का मूल तत्व मानता है कि आत्मा में विकास हुआ, विचारों में विकास हुआ, इससे दुनिया का विकास होता है। जबकि मार्क्स आत्मा, परमात्मा ऐसी किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता। वो क्या कहता है कि जो कुछ भी है उस जगत के अंतर्गत है, इस प्रकृति में ही है, और प्रकृति का मूल तत्व क्या है? पदार्थ, अणु। इस पदार्थ या अणु में जो परिवर्तन होते हैं, ये पदार्थ या अणु इस वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से गुजरता है। इसमें जो परिवर्तन आते हैं, इसी परिवर्तन की वजह से इस प्रकृति का विकास हुआ है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मार्क्स कहता है कि एक अवस्थावाद है, जिसे मान लिया जाए कि दास युग है, वो अवस्थावाद है। दास युग में जो दास और मालिक साथ में रहते हैं, ठीक है, फिर आगे संघर्ष होता है, तो वो स्थिति प्रतिवाद आ जाती है, और संघर्ष के बाद अगली स्थिति आ गई, मान लिया जाए तो उसे मार्क्स नाम देता है सामंतवाद की, है ना। तो ये वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो त्रयी है, इससे समाज भी आगे बढ़ता है और प्रकृति भी आगे बढ़ती है। ये प्रकृति के नियमों को आधार बना करके समाज के विकास की कुंजी ढूंढने का प्रयास मार्क्स करता है। तो मार्क्स इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में के साथ भौतिकवाद को जोड़ता है। वो कहता है जो भी है वो इस धरती के अंदर है, इस प्रकृति के अंदर है, और इन्हीं में परिवर्तन होने से दुनिया में परिवर्तन होता है। कोई आत्मा, विश्वात्मा, चेतन, अचेतन जैसी किसी भी वस्तु को मार्क्स स्वीकार नहीं करता है, जो हीगल का आधार था। ये तो बात करते हैं अपन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। अब अपन एक बार समझ ले वापस कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या। तो मार्क्स के अनुसार इस दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस धरती पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसका आधार ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया यानी वस्तु के या समाज के दो तत्वों में, दो गुणों में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष की वजह से जो नई अवस्था आती है, और वो नई अवस्था वापस अगली नई अवस्था में बदल जाती है, इसी की वजह से समाज में परिवर्तन हो रहा है, और इसी की वजह से पूंजीवाद नष्ट होगा और समाजवाद आएगा। मार्क्स कहता है जैसे पूंजीवाद आरंभिक अवस्था है, वो वाद है। अब इस आरंभिक अवस्था में क्या होता है कि मजदूर और पूंजीपति दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में संघर्ष भी होता रहता है ना। और संघर्ष के परिणाम स्वरूप मार्क्स कहता है कि अगली स्टेज आएगी, वो होगा सर्वहारा का अधिनायकवाद, यानी मजदूरों का अधिनायकवाद, जहां मजदूर पूंजीपतियों का शोषण करेंगे, उनकी संपत्ति छीन लेंगे, पूंजीवाद का अंत कर देंगे। तो इस दूसरी अवस्था के पूरे होने के बाद जब अगली अवस्था आएगी, मार्क्स उसे कहता है साम्यवाद, कि इसके बाद जो अगली अवस्था आएगी वो साम्यवादी होगी। यानी इस सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ये तय करता है कि पूंजीवाद के अंत के नियम प्रकृति में पहले से निर्धारित है, इस वजह से पूंजीवाद का अंत होना ही होना है। ध्यान रखिए, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया उसने हीगल से ली,
भौतिकवाद की प्रक्रिया फायरबाग से ली। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या कहती है कि इस विश्व का विकास 3 चरणों से होता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। और वो 3 चरण जिसमें परिवर्तन आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वाद, प्रतिवाद और संवाद। और परिवर्तन किस में आते हैं? वो भौतिकवाद के माध्यम से कहता है कि परिवर्तन आते हैं पदार्थ में। अब बात कर देते हैं कि इसके नियम क्या है, इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियम। मार्क्स इसका पहला नियम बताता है, विपरीतों की एकता और संघर्ष, है ना। मार्क्स कहता है कि विपरीत गुण वाले एक साथ रहते भी हैं और उनमें संघर्ष भी होता रहता है। जैसे बताता कि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर और पूंजीपति दोनों के विपरीत चरित्र है, दोनों के विपरीत गुण है, लेकिन दोनों साथ में रहते हैं और इनके मध्य संघर्ष होता रहता है। और इसी संघर्ष से प्रकृति का विकास हुआ है, दुनिया का विकास हुआ है। यानी मार्क्स जो भौतिक तत्व है उनका रूपांतरण आर्थिक तत्वों पर कर देता है। भौतिक तत्वों को आर्थिक सामाजिक विकास में आर्थिक तत्वों का स्थान दे देता है। कहता है कि प्रकृति का विकास जिस प्रकार भौतिक पदार्थों से हुआ है, उसी प्रकार मानव सभ्यता का जो विकास है वो आर्थिक तत्वों में परिवर्तन होने की वजह से हुआ है। और उसके सपोर्ट में, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सपोर्ट में मार्क्स एक और सपोर्टिंग जो सिद्धांत देता है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हम इसी की बात करते हैं। तो पहला सिद्धांत विपरीतों की एकता और संघर्ष का जो सिद्धांत, उसमें कहता है कि एक अवस्था में दो विपरीत गुण वाले लोग समाज में एक साथ रहते हैं और इनके मध्य संघर्ष चलता रहता है। दूसरा नियम है परिमाण में परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन। देखिए, परिमाण यानी मात्रा। अगर परिवर्तन अत्यधिक मात्रा में होगा किसी वस्तु में, तो उसके भौतिक स्वरूप में भी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे उदाहरण देता है कि जल को आप अत्यधिक गर्म कीजिए, ज्यादा मात्रा में अगर आप जल को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, उसका स्वरूप ही बदल जाएगा, वो भाप में बदल जाएगा। अगर ज्यादा ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो बर्फ में बदल जाएगा। यानी कि परिमाण यानी मात्रा में अगर ज्यादा परिवर्तन आता है तो उसके स्वरूप, उसके गुणों में भी अंतर आ जाता है। इसी को वो समाज के ऊपर डालता है। वो कहता है कि जब पूंजीपतियों के जो शोषण है, अत्याचार है, वो मजदूरों पर अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे, जितना ज्यादा शोषण बढ़ेगा उससे क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि मजदूर इकट्ठे होकर के क्रांति कर देंगे और पूंजीवाद का ही अंत हो जाएगा। जैसे पानी अपनी अवस्था छोड़ करके भाप में बदल गया, इसी प्रकार पूंजीवाद अपना स्वरूप बदल करके सर्वहारा का अधिनायकवाद और समाजवाद और साम्यवाद में बदल जाएगा। तीसरी चीज ये है निषेध के निषेध का नियम। देखिए, निषेध का नियम क्या है। दो तत्वों में जब संघर्ष होता है तो संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन आता है वो उच्च अवस्था आती है, वापस पुरानी अवस्था में नहीं लौटा जा सकता। मनुष्य चाहे कि अपनी वापस वही आदिम समाज की अवस्था में लौटना चाहे तो वो नहीं लौट सकता है।
यहां से पूंजीवादी अवस्था से उच्चतर अवस्था की ओर ही जाया जा सकता है, निम्नतर अवस्था की ओर नहीं जाया जा सकता है। यानी जो अवस्था है जिसमें संघर्ष है, जो पदार्थ है जिसमें संघर्ष है, वो वापस अपने मूल स्वरूप में नहीं लौटता, बल्कि अपने से उच्च स्वरूप में लौटता है। गेहूं का दाना पौधा बनता है, पौधा बाली बनता है ना। गेहूं का दाना वापस गेहूं का दाना नहीं बनता है ना, और बाली से बहुत सारे गेहूं के दाने बनते हैं, है ना। तो उच्चतर अवस्था की ओर बढ़ते जाते हैं। इसी प्रकार समाज की जो वर्तमान अवस्था है, अगर उसका अंत होता है, पूंजीवाद का अंत होता है, तो ये वापस लौट करके नहीं आएगा, बल्कि उच्चतर अवस्था ही लौट करके आ सकती है। ये थे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम। अब बात कर लेते हैं हम इसकी विशेषताओं की। देखो विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता मार्क्स कहता है कि संपूर्ण जो विश्व है वो एक समग्र इकाई है। विश्व जो है समग्र इकाई है, यानी आपस में जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है ना। और आपस में जुड़ा हुआ होने की वजह से क्या होता है कि एक चीज में परिवर्तन आने से वो दूसरी चीज में परिवर्तन ऑटोमेटिक लाती है। ऐसा नहीं है कि एक पदार्थ में परिवर्तन आया तो वो उसी तक सीमित रहेगा, वो ऑटोमेटिक दूसरे पदार्थ को भी प्रभावित करेगा। इसी प्रकार समाज के किसी एक वर्ग में परिवर्तन आता है तो इससे संपूर्ण समाज में ही परिवर्तन आ जाता है। दूसरा ये कहता है कि जो विश्व है वो निरंतर गतिशील है। प्रकृति जो है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है, और अस्थिर है। यानी कि जो वर्तमान अवस्था है वो बनी रहेगी, ये सोचना मूर्खता है। पदार्थ की जो अवस्था है वो एज इट इज नहीं बनी रहेगी। आज से 5000 साल पहले जो पृथ्वी और पदार्थ की अवस्था थी वो ऐसी की ऐसी नहीं रही, उसमें परिवर्तन आए हैं। इसी प्रकार समाज की जो वर्तमान अवस्था है वो भी गतिशील है, वो भी परिवर्तनशील है, वो भी अस्थिर है। इसलिए ये मान के चलना कि पूंजीवाद बना रहेगा ये मूर्खता है। पूंजीवाद का अंत भी निश्चित है। आने वाले समय में पूंजीवाद को जाना ही जाना पड़ेगा। मार्क्स इस सिद्धांत के माध्यम से बताने का प्रयास करता है। तीसरी बात कहता है मार्क्स, जो दुनिया के विकास की प्रक्रिया है वो सरल है, आसानी से समझ में आने वाली है कि पूंजीवाद जो है वो अपनी कब्र खुद खोदेगा और ऑटोमेटिक इसके बाद अगली अवस्था आएगी, है ना। तो ये सोचना है कि विकास की प्रक्रिया बहुत कठिन है, आम आदमी उसे नहीं समझ सकता, वो कहता मजदूर भी इसे समझ सकते हैं, ये आसानी से दिखने वाली है। और चौथा है वो कहता परिवर्तन शीघ्रता से आते हैं। कहता है पदार्थ में भी परिवर्तन शीघ्रता से आते हैं और समाज में भी शीघ्रता से आते हैं। बहुत समय तक एक अवस्था बनी रहती है, धीरे 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 उसमें कुछ ऐड होता जाता है और अचानक वो अपना स्वरूप बदल लेती है। इसी प्रकार पूंजीपति बहुत समय तक मजदूरों पर अत्याचार करेंगे, शोषण करेंगे, लेकिन अचानक मजदूरों की क्रांति होगी और मजदूरों की क्रांति की वजह से क्या होगा, समाज में अचानक परिवर्तन आ जाएंगे, पूंजीवाद नष्ट हो जाएगा। बर्फ जैसे पानी बॉईल करता रहता करता रहता करता रहता और अचानक वो अपनी लिमिट होती है 100 डिग्री, उससे जैसे ही क्रॉस करता है वो अचानक भाप में बदल जाता है। इसी प्रकार अचानक क्रांति हो जाएगी और अचानक समाज में परिवर्तन हो जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और पांचवा है इसका मूल तत्व, कि प्रकृति का मूल तत्व क्या है, पदार्थ है, और समाज का मूल तत्व क्या है, आर्थिक तत्व है। यानी सरकार, राजनीति, ये सब
गौण तत्व है, मूल तत्व है, आर्थिक तत्व, उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होगा, आर्थिक तत्वों में परिवर्तन होगा, तो समाज में परिवर्तन होना ही होना है। इसी प्रकार अगर पदार्थ में परिवर्तन होता है, उससे प्रकृति में परिवर्तन होता है। यही वो सिद्धांत है जिसकी वजह से मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी, प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो लेकर के मैं आपके लिए आता रहूंगा।